एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। जो आपकी बुक थीम एंड इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 का चैप्टर 10 है और ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे द हो एंड द फ्लो इन द हील्स ऑफ राजमहल, प्रॉब्लम्स फॉर पहाड़ियास, द संथाल्स, पॉनियर सेटलर्स, द अकाउंट्स ऑफ बुकानन, a revolt in the countryside, the Bombay Deccan, and last is account books are one। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम अपने इस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने देखा था उसमें कि बंगाल में कैसे जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फिक्स्ड रेवेन्यू किया और फिर जमींदारों को बहुत ज्यादा पावर दे दिया रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, लेकिन जब वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए तो कैसे उनकी पावर्स को छीन लिया गया, कम कर दिया गया और फिर जोतदार का उदय हुआ है ना, राइज हुआ, और कैसे फिर जोतदार जो है जमींदारों से बहुत ज्यादा क्या हो गए, पावरफुल हो गए एंड फिर आफ्टर दैट उनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका द हो एंड द फ्लो इन द हील्स ऑफ राजमहल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, आपका हो एंड फ्लो के बारे में देखेंगे। जो आपका है हो मतलब हो गया फावड़ा, ठीक है, कुदाल फावड़ा, और आपकी हो गई फ्लो मींस हल। ठीक है, हल और फ्लो की लड़ाई हुई थी कहाँ पे, इन द हील्स ऑफ राजमहल, राजमहल की पहाड़ियों पे। आप देख सकते हैं कि राजमहल उस टाइम पीरियड पे कैसा था। राजमहल एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही घना सघन जंगल है। जैसे आप अभी प्रेजेंट में समझ लो चंबल की घाटियां है ना आपके, जहाँ डाकुओं का पूरा गढ़ रहता है पूरा, तो नक्सली एरिया जैसे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े घने जंगलों में होते हैं जहां पे कोई भी क्या करता है, एंटर नहीं कर पाता, तो उसमें जो है उसकी, ठीक है, उसी तरह से क्या है, हमारे राजमहल की पहाड़ियां हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन द 19th century Buchanan travel through the राजमहल हिल्स एंड डिस्क्राइब हिल्स। ठीक है, तो जब 19वीं शताब्दी की 19th सेंचुरी की बात है, बुकनन आया था जब राजमहल की पहाड़ियों का, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए, तो उसने क्या किया था, वो यहाँ पे कोई एंटर नहीं करता, लेकिन जब भी वो यहाँ पे जाता था तो क्या करता था, अपने साथ पूरी सेना जो भी होती थी ब्रिटिश आर्मी को, उसको लेकर के जाता था और उसके बारे में उसने यहाँ पे लिखा है। तो थोड़ा सा हम बुकानन के बारे में जान लेते हैं कि बुकानन कौन था। तो बुकानन बेसिकली कौन था, फ्रांसिस बुकानन एक फिजिशियन था, ठीक है, एक डॉक्टर था, और वो इंडिया आया था बंगाल मेडिकल सर्विसेज के थ्रू। जैसे आपकी अभी होती है ना आर्मीज की सर्विसेज होती है, आईएएस ऑफिसर्स की, ये सारी की सारी सर्विसेज होती हैं, उसी तरह से मेडिकल की भी सर्विसेज हुआ करती थी। तो उसके थ्रू वो इंडिया आया था 1794 से 1815 तक। ठीक है, और वो यहाँ पर रहा है गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड वेलेंसली था उस टाइम पीरियड पे, वो उसका क्या रहा है, एक पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर रहा है। और वो इंडिया में कहाँ रहता था, आपका एट प्रेजेंट में कलकत्ता में रहता था। ठीक है, जब वो कलकत्ता में रहता था, यानी कि अभी कोलकाता, ठीक है, राइट, अभी क्या नाम है, कोलकाता, तो वहां पे उसने एक जू ऑर्गेनाइज किया था कलकत्ता एलिपोर पे। ठीक है, उसके बाद उसको वहां पे बोटानिकल गार्डन का इंचार्ज भी बना दिया। मीन्स एक बंदे में कितनी क्वालिटीज है, राइट, वो डॉक्टर होने के साथ साथ उसको अलग अलग एरिया का इंचार्ज भी बनाया जा रहा है, बिकॉज उसके अंदर जो काबिलियत थी ना चीजों को परखने की, बारीकियों को देखने की, और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने की, कि ठीक है ये चीज है तो इसका हम कैसे, मतलब दूसरी तरीके से भी इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट को यूज करें कि हमें और ज्यादा इसका फायदा हो, मतलब एक ही वेराइटी से बहुत सारी चीजें यूज करना। ठीक है, तो ये काम कौन करता था, बुकानन को बहुत अच्छे से आता था। तो उसको जो गवर्नमेंट थी बंगाल की, उसने क्या किया, सर्वे का काम दे दिया कि आप आइए हमारे यहाँ बंगाल में, और ये हमारे यहाँ जो ये हमारे एरियाज हैं, आप इनका सर्वे कीजिए और उसके बारे में हमें बताइए कि यहाँ पे हम कैसे क्या काम कर सकते हैं और कैसे हमें यहाँ पे काम करना है, मतलब हमारा जो प्रशासन है वो कैसे फैलेगा, हम
क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट है तो हम उसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो उसके लिए इसको यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पे आया था बंगाल में, राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है। these hills appeared densely means these hills appeared densely। तो डेंसली क्या होता है, बहुत ज्यादा सघन और घने जंगल जो होते हैं ना वो, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियां कैसे थे, पूरे घने जंगलों से भरी हुई थी, बहुत ही बड़ा जंगल था ये घना। दिस एरिया वॉज वेरी डेंजर दैट फ्यू ट्रेवलर्स वेंचर, मीन्स ये जो एरिया था, अब ऑब्वियस सी बात है कोई नॉर्मल सा तो रास्ता है नहीं ना कि बागीचा है हर कोई घूमने चला जाएगा। तो अब जंगल है और वो भी इतना सघन घना जंगल है जहां पे डाकू लोग रहते हैं, जैसे वो था ना अंगुलीमाल डाकू। तो ये जितने भी डाकू लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, जितने भी एविक्टेड होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही तो रहते हैं, खुले में थोड़े घूमेंगे। खुले में घूमेंगे तो सब उनको पकड़ नहीं लेंगे। तो इनका कोई एरिया नहीं होता था, लेकिन जिस एरिया में ये रहते थे वो क्या थे, बहुत ही डेंजर होते थे। और उसमें बहुत ही कम लोग वहां पे एंटर करते थे, ट्रेवल करते थे। और क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, नक्सली एरिया में जाने के लिए क्या चाहिए, बहुत हिम्मत और साहस चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना कि मैं या आप मुंह उठा के चले जाएंगे जी चंबल की घाटियों की सैर करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। तो उसी तरह से राजमहल की पहाड़ियों में भी जाने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए होती थी, आपको साहस चाहिए होता था, हिम्मत चाहिए होती थी लड़ने के लिए, कि अरे पता चले मैंने एंटर किया और वहीं से गोली पड़ गई मेरे ऊपर, फिर तो मेरी तो टाइम टाइम फिश हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज था, when he went people were unfriendly, worried about outsiders and unwilling to talk to them। अब क्या था कि जब ये भाई इसने हिम्मत दिखाई, क्योंकि इसको तो काम ही दिया गया था ये, तो इसने हिम्मत दिखाई राजमहल की पहाड़ियों पे जाने के लिए। लेकिन अब वहां पे जो लोग रहते थे वो इससे बहुत ही क्या करते थे, बुरा बिहेव करते थे, बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, इसको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ये था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आदमी ना, था तो ये ब्रिटिशर्स का ही एजेंट। तो इसी वजह से लोग इससे नफरत करते थे, इससे बात नहीं करते थे। वहां से जितने भी लोग आते थे ना आउटसाइडर्स, तो वो लोग सबके साथ सेम व्यवहार करते थे, अपने बारे में किसी को नहीं बताते थे। अब सपोज दैट मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर ईस्ट इंडिया के ईस्टर्न साइड पे चली जाऊंगी, है ना, ईस्टर्न साइड पे चली जाऊं अगर मैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पूरा ट्राइबल एरिया है, ठीक है। अब मुझे वहां पे जाकर के रिसर्च करनी है उनकी ट्राइब के बारे में। तो मैं वहां पे ऐसे थोड़ी है कि हवा में ही मुझे पता चल जाएगा, मुझे किसी भी कल्चर के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत तो करना पड़ेगा ना लोगों से। मैं कैसे बात करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन लोगों का फीचर्स क्या है, कल्चर कैसे है, कैसे ट्रेडिशन यूज करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पता चलेगा, किसी से बातचीत करने से ना। अगर फिजिकली देखना है एरिया और उसकी एनवायरमेंट को समझना है, वो तो मैं घूम घूम के समझ लूंगी, वही ये भी करता था। अब लोग इससे बात ही नहीं करते थे, तो ये उनके बारे में जानता ही नहीं था ज्यादा, लेकिन फिर भी ये उनके रहन सहन को कैसे देख के परख लेता था कि अच्छा ठीक है ये लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो वही चीज थी कि जब भी वहां पे जाता था तो लोग उससे अनफ्रेंडली बिहेवियर करते थे, ठीक है। अ डायरी वॉज रिटन बाय हिम, a diary was written by him where he traveled which contain cultures। ठीक है, तो उसने जो डायरी लिखी है उसमें उसके इनके सारे कल्चर्स के बारे में लिखा है, क्योंकि उसको ये बोला गया था, वो इसीलिए यहाँ पे बंगाल में आया, ठीक है, बुकानन। नेक्स्ट है दीज हिल पीपल वर नॉन एज पहाड़ियास। ठीक है, अब जो पहाड़ों में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम पहाड़िया बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। तो वही है कि जो लोग हिल्स में रहते थे, इन राजमहल की पहाड़ियों पे रहते थे, उसको क्या बोलते थे, पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। दे लिव्ड अराउंड राजमहल हिल्स। तो वो लोग कहाँ रहते थे, राजमहल की पहाड़ियों के अराउंड में, चारों अंदर रहते थे, आसपास। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसाइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वो किस पे डिपेंड रहते थे, अब उनके यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स लगती है तो वो ब्रेड एंड पिज्जा एंड बटर लेकर खा लेंगे, ऐसा तो था नहीं। तो वो लोग भाई पहाड़ी लोग हैं, अब पहाड़ी में जैसा उनका एनवायरमेंट है, जो जो उनके रिसोर्सेज है, उसी से वो अपना पेट पूजा करेंगे ना, खाना पीना रहन सहन वो तो उसी पे डिपेंडेंट है। तो ये किस पे डिपेंड होते थे, उसी फॉरेस्ट पे, उसी पहाड़ी एरिया के जंगलों पर डिपेंड होते थे। और वहां पे जो भी फ्रूट्स होते थे उसी को खा करके ये अपना गुजारा करते थे। और अगर ये लोग खेती भी करते थे तो कैसे करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन कैसे होता है, सपोज दैट
ये एक एरिया है, ठीक है, यानी कि झूम कृषि जिसको बोलते हैं। अब ये आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब पहले ये लोग यहाँ रहते थे, इन्होंने यहाँ पे कृषि की, यहाँ पे कृषि की, उसके बाद ये यहाँ चले गए और इसको जला दिया, ठीक है, इस वाले को इन्होंने जला दिया। अब जब ये यहाँ पर है तो फिर यहाँ की कृषि की, जब यहाँ पे भी कृषि इनकी खत्म हो गई तो इसको भी जला दिया, फिर वो यहाँ मूव हो गए, यहाँ मूव हो गए। जलाए इसलिए देते थे ताकि जब तक ये दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, तब तक वो जो भूमि थी जहाँ पे ये लोग पहले खेती कर चुके हैं, उसके जो अंदर न्यूट्रिशन होते थे, जो उसका पोटेशियम होता था, वो क्या हो, खत्म ना हो सके, तो इसलिए उसको जला दिया जाता था। अगेन फिर वापस ये उसमें आ जाए। तो इस तरह का ये इनका कल्टीवेशन प्रोसेस होता था, शिफ्टिंग किसका, पहाड़ीज का, ठीक है। तो पहाड़ीज ग्रू अ वेराइटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स। तो पहाड़ी क्या उगाते थे, किस चीज की खेती करते थे ये, तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीकों की क्या की थी, दालों की खेती की थी, और क्या किया था, मिलेट्स यानी कि जो ज्वार होते हैं, रागी या ज्वार होते हैं ना, ये सारी की सारी चीजों की खेती उन्होंने किया था, ठीक है। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ, अ फ्लावर फॉर फूड, ठीक है। और जंगलों में इनको क्या मिलता था, वहां पे राजमहल की हिल्स में बहुत सारे क्या थे, महुआ के क्या थे, पेड़ थे। तो महुआ एक तरह का क्या था, एक पेड़ था जिसमें की फ्रूट निकलता है उसकी फ्लावर से, तो वो उसको खाते थे, जो खाने में खट्टा मीठा आता था। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये क्या है, ये कुछ फ्रूट्स हैं, यहाँ पे ये फ्रूट है, ठीक है, इसको महुआ बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, ये खट्टा मीठा होता है, खाने से पकते हैं तो ये खुद भी गिर जाते हैं नीचे, तो इसको ये लोग खाते थे, ठीक है। उसके बाद दे कलेक्टेड सिल्क कोकून एंड रेसिन फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। अब ये क्या करते थे, सिल्क की खेती के लिए कोकून्स नहीं होते, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ये देख सकते हो इस इमेज में कि इन्होंने, ये देखो, ये रेशम के कीड़े पालन भी करते थे ताकि ये क्या कर सके, वेराइटीज ऑफ रेशम इकट्ठा कर सके। तो ये भी सेल करने के लिए इसको, इसका भी क्या करते थे, पालन पोषण करते थे, ठीक है। उसके बाद वुड, वुड यानी कि अब लकड़ियां हैं, पूरे जंगल में रह रहे हैं तो अलग अलग तरह की लकड़ियां होती है, तो ये लोग क्या करते थे, कोयले का भी प्रोडक्शन करते थे। तो ये लोग ज्यादातर किस पे डिपेंड होते थे, ये लोग ज्यादातर डिपेंड होते थे आपके फॉरेस्ट पे। दे मोस्टली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। दे लिव इन हटमेंट्स विद विद इन टर्मरिड ग्रोव्स। और ये कहाँ रहते थे, इनकी कोई झोपड़ियां तो होती नहीं थी, तो ये पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे, आपकी इमली के बाग, कहाँ रहते थे, आपकी इमली के बाग में रहते थे। और अगर इनको क्या करना होता था, रेस्ट करना होता था, दे रेस्टेड इन द शेड ऑफ मैंगो ट्रीज। अगर इनको रेस्ट करना होता था तो ये क्या करते थे, जहां पे आम के बड़े बड़े पेड़ होते थे तो उसी के नीचे छांव में उनकी बैठ जाते थे। अब जाहिर सी बात है, आम का पेड़ है तो काफी बड़ा होगा, काफी सघन होगा, जंगल बहुत बड़ा है, तो ये लोग उसी के नीचे जाकर के आराम करते थे, ठीक है। दे कंसीडर द एंटायर रीजन एज देयर लैंड। और ये पूरे की पूरी राजमहल की हिल को, राजमहल की पहाड़ियों को क्या मानते थे कि ये पूरा का पूरा लैंड किसका है, इनका है, ये कंसीडर करते थे। देयर चीफ मेंटेन द यूनिटी ऑफ ग्रुप्स एंड सेटल डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कोई कबीला है या कोई डाकुओं का गिरोह है समझ लो, ठीक है, पहाड़ी है, तो उसमें एक राजा भी तो होगा, अदरवाइज तो सभी अपने आप को राजा मानने लगेंगे, राइट, अपनी मनमानी करने लगेंगे, ठीक है, तू वहां क्यों जा रहा है, मैं यहाँ नहीं जा रहा, ये काम तू कर दे, वो काम तू कर दे। तो कोई भी काम होता है तो मेजोरिटी से होता है, उस मेजोरिटी का एक लीडर भी होता है, ठीक है। तो इनका लीडर होता था इनका चीफ यानी कि सरदार, ठीक है। तो वो सरदार क्या करता था कि ग्रुप्स में एकता बनाकर रखता था अपने कबीलों कि सब लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर, ठीक है। और अगर किसी में आपस में थोड़ा बहुत भी डिस्प्यूट हो जाता था तो वो क्या करते थे, उसको निपटा देते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि द पहाड़ियास रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट लाइफ। तो जो ये पहाड़ियां होते थे ये क्या करते थे, ये एज लाइक आप इनको डाकू समझ लो। अब ये एकदम बिल्कुल दुनिया से दूर घने जंगलों में रहते हैं, तो ये डाकू ही हो गए ना एक तरह से। तो जब इनके पास खुद का खाने का प्रोडक्शन नहीं रहता था, कल्टीवेशन नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, इनके आसपास के प्लेन एरिया में जो शहर होते थे, गांव होते थे, ये वहां पे जाकर के उनको लूट लेते थे, ठीक है। और उनका अनाज वगैरह उठा के और जरूरत की चीजें अपने साथ ले जाते थे, तो ये चीजें करते, ठीक है। तो दीज रेट वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, पर्टिकुलरली आपका क्या आता है, so these raids were necessary for survival
पर्टिकुलरली इन ईयर ऑफ फेमाइन्स। ये रेट तभी होती थी, ऐसा नहीं था कि कभी भी आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता था, बहुत रेयर केसेस में होता था जब इनके यहाँ पे अकाल पड़ जाता था सालों सालों तक, तो ये जाकर के अटैक करते थे। समटाइम्स ये लोग क्या करते थे, दे वर आल्सो अटैक टू शो देयर पावर, ठीक है, कई बार ये क्या करते थे, जानबूझ के भी हमला कर जाते थे कि इनसे पता चले कि हम या हम जो है यहाँ पे पावरफुल है, एज लाइक गब्बर सिंह, याद है ना। तो उसी टाइप के ये लोग पहाड़ी हुआ करते थे। तो द जमींदार्स ऑन द प्लेन्स had to often purchase peace by paying a regular tributes to the hill chiefs। तो क्या होता था कि इनके जो जमींदार होते थे, शहरों में जो जमींदार रहते थे, वो क्या करते थे, कई बार जो शांति होती थी उसको खरीदते थे। अब शांति कैसे खरीदी जाती है, वहां पे ये जो पहाड़ियों के सरदार होते थे उनको क्या देते थे, ये गिफ्ट देते, उनको गिफ्ट देते थे, उनको नजराना भेंट करते थे कि आप जो है शांति बनाए रखना हमारे एरिया में, बाकी का एरिया आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन हमारे रीजन में क्या करना, आप शांति बना करके रखना। तो इस तरह का काम कौन करता था, आपके जमींदार लोग करते थे। अब सपोज दैट आप किसी एरिया में रहते, अब वहां का कोई डॉन है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, हफ्ता भेजते हो ना वसूली कि हाँ ठीक है हमारे यहाँ पे शांति रखना, हम तुमको हफ्ते का हफ्ता ये दे। तो एज लाइक जो जमींदार थे वो शांति खरीदते थे किनसे, इनकी सरदारों से। Traders give a small amount to the hill peoples for permission to use road control them। ठीक है, तो अब जो है इन जंगलों से कई व्यापारी भी निकल के जाते हैं, रास्ता भी जाता था, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुषाण टाइम पे क्या था, सिल्क रूट जो था उसमें किसका, कुषाणों का शासन था। तो उस ट्रेडिंग रूट को जो है आम जनता मतलब और लोगों के लिए खोलने के लिए वो लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। तो उसी तरह से ये लोग जो थे पहाड़ी जो थे वो क्या करते थे, जो व्यापारी लोग थे उनसे टैक्स वसूलते थे। मतलब पहाड़ी जो व्यापारी थे वो इनके सरदारों से क्या परमिशन लेते थे, पर ये जो व्यापारी थे उनको फिर पैसे दिया करते थे उसके लिए, ठीक है। वंस द टोल वाज पेड, पहाड़ी चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स, ठीक है। तो जैसे ही वो ट्रेडर्स जो है टोल टैक्स दे देते थे, एक हिसाब से टोल टैक्स ही समझ लो उसको, तो जब टोल टैक्स इन्होंने दे दिया तो फिर क्या हुआ, सरदार फिर क्या करेगा, इनकी उसकी व्यापारियों की प्रोटेक्शन करता था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता था राजमहल की पहाड़ियों में। लेकिन इन पहाड़ियों की कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th century they faced many problems। 18वीं शताब्दी के आसपास इन लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरह के पहाड़ी लोग हुआ करते थे, ठीक है। फ्रंटियर सीमा ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वर इंक्रीजेस, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि इनके पास क्या था, ये एक एरिया था, ठीक है, ये एक एरिया था, राइट, ये एक एरिया है। अब इस एरिया पे ये खेती कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये जो एरिया है आपस में बढ़ रहा है, ये जो एरिया है आपस में क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। तो इनकी सीमाएं जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो ब्रिटिश अनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि ये जितना भी जंगल है उसको क्या कर दो, साफ कर दो। अब राजमहल की पहाड़ियों में तो ये पहाड़ी रहते हैं, ठीक है, तो वो ब्रिटिश को कैसे अंदर आने देंगे, अगर ब्रिटिशर्स अंदर आएंगे तो फिर तो ब्रिटिशर्स रेवेन्यू लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे थे, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट ब्रिटिश इनको जो है कंट्रोल कर नहीं सकते थे, तो ब्रिटिशर्स जो है परेशान थे। तो इसी वजह से जमींदार और जोतदार जो थे, जमींदार एंड जोतेदार टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड। उन्होंने क्या किया, जमींदार और जोतेदारों ने दिमाग लगाया कि जो भी हमारी बंजर भूमि है ना, अनकल्टिवेटेड लैंड्स है, उसको हम किसमें कर देते हैं, चावल की खेती के लिए चावल उगा देते हैं वहां पे, ठीक है। फॉर द ब्रिटिशर एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज नेसेसरी टू इंक्रीज द रेवेन्यू। अब ब्रिटिशर्स को तो चाहिए कि उनका जो है लैंड बढ़ता जाए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि उनका क्या हो, एग्रीकल्चर होगा जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा उनके पास रेवेन्यू आएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स तो एक्सटेंशन ही चाह रहे थे, but they felt that people who live in the forest were savage, uncivilized and difficult to govern। बट वो ये देख रहे थे ना कि वहां पे जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में, वो पूरी तरह से जंगली हैं
उन बिल्कुल असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड है, उनको कंट्रोल करना, उनको पावर करना, उन पर शासन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, कि वो इनके हाथ नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि भाई आप उनके एरिया में जाओगे तो वो तो आपको मार देंगे ना, आप तो इतने से ब्रिटिशर्स हो। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स एक्सटेंशन कर नहीं पा रहे थे, सो दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर, स्टेबलाइज एंड टू मेक देम सिविलाइज। तो वो ये चाहते थे कि जंगलों को जो है, फॉरेस्ट को जो है साफ कर दिया जाए और उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से बना देना चाहिए, ताकि वहां पे खेती की जा सके और उनको जो है पहाड़ियों को क्या कर सके, वो सिविलाइज कर सके। तो वो ये चाह रहे थे। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पास्चर्स डिक्रीज। जैसे जैसे लेकिन क्या होगा, एग्रीकल्चर का एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, खेती के लिए जमीनें आप बढ़ाते ही चले जाओगे तो जंगल तो क्या होंगे, नष्ट होते चले जाएंगे, और जितने भी पशु पक्षियों के लिए चारागाह बनाए हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इट इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फॉक्स एंड द सेटल कल्टीवेटर एंड कैरिंग अवे फूड, ग्रेन्स एंड कैटल्स। तो ये क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था, किसके किसके बीच में, जमींदार जोतदार के बीच में और हमारे जो पहाड़ी ट्राइब्स थे ना उनके बीच में। अब वो क्या करते थे कि ऐसे तो ये निपटेंगे नहीं, ऐसे तो मानेंगे नहीं, है ना। तो हील पहाड़ी लोग क्या करते थे, जा करके उनकी सारी चीजें उठा के ले आते थे, चुरा करके ले आते थे, उनका जो भी अनाज होता था, जो भी उन्होंने स्टोर करके रखा होता था, वो सब पशु वशु सारे जानवर वानवर सब कुछ उठा कर ले जाते थे, कि करो अब तुम क्या करो, हमें तो तुम्हारा सब कुछ उठा लिया। ठीक है, और तुम अंदर आओगे नहीं पहाड़ी के अंदर जंगलों में। तो वही था। तो उसी वजह से फिर क्या हुआ कि जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ट्राइड टू कंट्रोल देम, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये तो उनको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कंट्रोल में पहाड़ी आए नहीं, और इसके लिए उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उसके लिए उन्होंने रास्ता क्या अपनाया, ब्रिटिशर्स को क्या फर्क पड़ता है, 100 की जगह 200 लोग मार देंगे, याद है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फिर तो ब्रिटिशर्स को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रास्ते पे जो भी आएगा उसको तो वो हटा ही देंगे। In the 1770s, the British adopted a brutal policy and hunting the pahadiyas and killing them. उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही क्रूर पॉलिसी अपनाई कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा, अगर हम हमारे रास्ते में हमारी पहाड़ियां जो है ये बात नहीं मानते हैं, जितने भी पहाड़ी लोग हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, मार। ठीक है, तो ये पॉलिसी अपनाई उन्होंने 1770 में। उसके बाद जो आपका 1780 1780s में जो आपका अगस्टस क्लीवलैंड था, वो कलेक्टर था भागलपुर का। क्या था, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। उसने फिर क्या किया, विनम्रता की नीति अपनाई। उसने कहा ऐसे भागलपुर का जो एरिया है वो भी पूरा आपका बिहार और झारखंड और ये पश्चिम बंगाल की सारा का सारा वहीं पर आता है। तो उसने क्या किया कि किसकी नीति अपनाई, उसने नीति अपनाई आपकी विनम्रता की, कि जो भी है हम मारधाड़ या लड़ाई झगड़े से काम नहीं करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से बातचीत करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसने बुलाया पहाड़िया के सरदार को। उसने पहाड़िया के सरदार से क्या किया, बातचीत की और उसको बोला, Pahadia chiefs were given an annual allowance and made responsible for the proper conduct of their men. उसने बोला कि हम जो है आपको क्या देंगे, साल का पूरा अलाउंस देते हैं, पूरा आपको सालाना खर्चा, सालाना भत्ता हम दे रहे हैं, लेकिन आप जो अपने आपके जो आदमी है, अपने जो पहाड़ी हैं, अपने कबीले को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे और उनको सभ्य बनाएंगे, कि वो है हमारी बात को माने, हमारे साथ क्या करें, हाथ मिलाएं। ठीक है, तो बहुत सारे पहाड़ी चीफ जो थे उन्होंने तो उसके अलाउंस को भैया स्वीकार ही नहीं किया, कि भाई हम राजा हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने, और तुम हमें क्यों पैसे दोगे, हमारे एरिया में हम राज करेंगे ना, तुम कौन होते हो। तो काफी सारे जितने भी सरदार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी बातों को रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, लेकिन उसी में जो कुछ सरदार थे, those who expected most often lost authority within the community। तो और जो बाकी के कबीले के सरदार थे उन्होंने इनकी बात मान ली क्लीवलैंड की। तो जिन्होंने उनकी बात मानी उनको उनकी अथॉरिटी से हटा दिया, उनसे उनकी सरदारी छीन ली गई, कि ठीक है तुम हमारे नहीं उनके आदमी हो, तुम जाओ, तुम उनके पास जाओ। ठीक है, तो दिस टाइम देयर वाज न्यू डेंजर टू मूव संथाल पीपल। तो अब क्या हो गया कि संथाल लोग आना शुरू हो गए।
ठीक है, अब क्या हो गए, नए पीपल आने शुरू हो गए। पहले तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे पहाड़ी रहते थे, तो आपस में उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन लड़ाई अब किससे शुरू हुई, जब संथाल आए। ठीक है, जैसे ही संथाल आए तो अब क्या हो गया, डेंजर टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। कैसे, देखते हैं। पहाड़ीज लाइफ वाज सिंबलाइज्ड बाय द होप। जो पहाड़ियों के लाइफ का सिंबल था वो था होप, यानी कि फावड़ा। ठीक है, whereas संथाल settlers represent the power of the plow। तो अब क्या हो गया, आपका जो संथाल थे उनका रिप्रेजेंट क्या था, हल था, प्लॉ था, इस तरह। ठीक है, तो अब क्या हो गए, आपके हल और फावड़े की कुदाल की लड़ाई शुरू हो गई। वो ट्राइबल एरिया, मतलब वो जो ट्राइब है एक दूसरे के ऊपर ज्यादा पावरफुल कौन है ये सारा दिखाना शुरू हो गया। तो द बैटल बिटवीन द हो एंड प्लॉ वाज लॉन्ग वन। तो सबसे ज्यादा जो है लंबी लड़ाई फिर ये हल और कुदाल की चली। ठीक है, कैसे ये देखते हैं। जब संथाल आए, द संथाल्स pioneer settlers। अब संथाल आए, उन्होंने कैसे अपना पूरा वहां पे सेटलमेंट किया, अब देखते हैं। ठीक है, द संथाल had begin to came into the संथाल had begin come into Bengal around 1780s। ठीक है, बंगाल में कब आए संथाल, आपकी 1780s में आए। उसके बाद जमींदार ने उनको हायर कर लिया। जमींदार hired them to make new land, clearing the forest and the expand cultivation। उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने इनको संथाल्स को हायर कर लिया, कल्टीवेशन मतलब जंगल को साफ करने के लिए, कि आप जाइए जंगल को साफ कीजिए और उसको क्या बनाइए, कल्टीवेशन, खेती करने के लायक बनाइए। तो संथाल तो खुश हो गए कि ठीक है। अब उनको क्या बोलना पड़ा, देखो, when Britishers failed to when Britishers failed to under their control Pahadiyas, then British officials invited them to settle in jungle महल्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ट्रैप बनाया, किसके लिए, पहाड़ियास के लिए भी और आपके संथाल के साथ। तो इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी खेली। देखो कैसे इन लोगों ने एक पॉलिसी से दो लोगों का शिकार किया। क्या किया इन्होंने किया आपका जो ब्रिटिशर्स थे वो फेल हो रहे थे पहाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्होंने क्या कर लिया, संथाल्स को इनवाइट किया जंगल महल में रहने के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला संथाल्स को कि the Santhal were clearing the forest without any hesitation। इन्होंने बोला कि आप आइए और इन जंगलों को साफ कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, और उस पे खेती कीजिए, एंड प्लॉइंग द लैंड विद द एनर्जी। तो संथाल ने क्या किया, उसके कहने पे पूरा का पूरा जंगल साफ किया। ठीक है, क्योंकि भाई वो उनसे लड़ने में, दो ट्राइब्स हैं एक दूसरे के टक्कर के हैं। ठीक है, तो वो इनको टक्कर दे रहे हैं, वो इनको टक्कर में दे रहे हैं, आपस में दोनों को लड़वा करके ब्रिटिश क्या कर रहे थे, रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रहे थे, पूरी खेती का फायदा, पूरी जमीन का फायदा उठाना चाह रहे थे। तो उन्होंने संथाल को बोल दिया कि आप आइए, आप इस खेती में जहां तक आप इसको साफ कर सकते हो वो खेती, वो उतनी जमीन आपकी है। ठीक है, तो संथाल तो खुश हो गए और संथाल ने पूरी हिम्मत लगन के साथ अपना क्या हल चलाया और पूरी की पूरी जमीन जंगल को साफ किया और खेती शुरू कर दी। ठीक है, द संथाल वर गिवन लैंड the Santhal were given land and persuaded राजी करना to settle in the foothills of राजमहल। तो संथाल को उन्होंने क्या किया, राजी कर लिया कि आप जो है ये जमीन को, इन जंगलों को साफ कीजिए और ये जमीन आपकी, आप इस पे क्या करना, खेती कर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि by 1832 a large area of land was demarcated। So by 1832 में एक बहुत बड़े एरिया को क्या कर दिया गया, सीमांकित कर दिया गया। कैसे, बाउंड्री से। और उसको क्या बोला, उस एरिया को क्या बोला गया, दामिने को। उसको क्या बोला गया, दामिने को। अब देख सकते हैं इस इमेज में कि इसमें क्या किया गया है, इतने बड़े एरिया को इन्होंने क्या कर दिया, संथालों को दे दिया। ठीक है, दिस वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ संथाल। तो अब ये जो एरिया है जो सीमांकित किया है उसको क्या बोल दिया गया, वो किसके अंडर में दे दिया गया, संथाल के अंदर में दे दिया। ये जो है जमीन संथाल की है और संथाल इस पे खेती करेंगे।
नाउ दे हैड टू लिव प्रैक्टिस फ्लो एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल्ड पीसेंट। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप जब उनको हमने ये जमीन दे दी तो वो उस पे रहेंगे, उस पे खेती करेंगे और क्या करेंगे, अपना किसान अपना जीवन निर्वाह आगे अपना पूरा का पूरा एक कबीले की तरह वहां पे बस जाएंगे। ठीक है, द लैंड ग्रांटेड टू संथाल कंडीशन दैट एटलीस्ट 1/10 of the area was cleared and the cultivated within the first 10 years। तो संथाल ऐसे नहीं था, ब्रिटिशर्स भी बहुत चालू थे, तो उन्होंने क्या किया, कंडीशन रखी, कंडीशन के साथ लैंड दिया कि हम आपको 10 सालों के लिए ये एरिया देते हैं, आपको 10 सालों में ये पूरा का पूरा एरिया क्या करना है, साफ करना है और उसको खेती लायक बनाना, उसके बाद ये एरिया आपका। ठीक है, तो ये तो है भाई, संथालों ने सोचा कि ठीक है, जब ये हमें ये बोल रहे हैं तो हमें तो सिर्फ खेती करनी है और फिर जमीन हमारी हो जाएगी। तो संथालों ने शुरू कर दी, पूरी लगन मेहनत हिम्मत के साथ पूरी की पूरी वो जंगलों को साफ किया, उस पे खेती करने लायक उसको बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अ मैप वाज प्रिपेयर्ड फॉर द होल टेरिटरी। फिर पूरा मैप बना दिया गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया संथाल का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एनक्लोज्ड विद बाउंड्री पिलर्स। उसके बाद उसको किससे एनक्लोज कर दिया गया, पूरे बाउंड्री पिलर से उसको पूरा चारों तरफ से घेर लिया गया, पूरी बाउंड्रीज बना के उनको एरिया दे दिया गया। उसके बाद it was separated from both the word of the संथाल एंड द पहाड़ियास। उसके बाद जब बाउंड्रीज हो गई तो फिर तो डिफरेंट हो गया ना कि ये एरिया किसका हो गया, संथाल का हो गया, और उतना एरिया किसका हो गया, पहाड़ी का हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामिनी को संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली। अब जब क्या हुआ कि संथालों को उनका एरिया मिल गया, संथालों को जब उनका एरिया मिल गया दामिनी को, ठीक है, तब क्या हो गया कि संथालों ने अपने एरिया को और ज्यादा क्या किया, एक्सपेंड किया, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी क्या कर लिया, एक्सपेंड करके ग्रो कर लिया। कैसे, जब आपके मानो एक विलेज पे 40 संथाल रहते थे, फ्रॉम 40 संथाल विलेजेस इन द एरिया in 1838, as many as 1473 villages had come up by 1851। मतलब जब आपकी 1838 तक सिर्फ 40 गांव थे संथाल के, वो 1858 तक 1851 तक आते आते कितने हो गए, 1473। यानी कि इन लोगों ने कितनी रैपिडली ग्रोथ किया, कितना ग्रोथ किया आपका, 40 से लेकर के कितना, 40 गांव से लेकर के कितने हो गए ये आपके 1473। इतनी जल्दी इन्होंने ये ग्रो कर लिया। ठीक है, इतनी जल्दी इन्होंने इतना बड़ा एरिया फिर कवर अप कर लिया। एज कल्टीवेशन एक्सपेंडेड कंपनी कलेक्टेड ह्यूज टैक्स। ठीक है, अब जितना ज्यादा ये एरिया एक्सपेंड करेंगे तो कंपनी के तो मजे आ गए, उससे उतना ही ज्यादा उसको क्या मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था, उसको रेवेन्यू मिल रहा था, है ना, जो कि जमींदारी सिस्टम के टाइम पे उसको नहीं मिल रहा था। लेकिन पहाड़ी एरिया है, उसको जो है संथाल्स को देने के बाद उनको बहुत ज्यादा कलेक्शन मिलने लगा रेवेन्यू का। तो उसके बाद क्या हो गया कि पहाड़ी फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू संथाल्स। ठीक है, अब तो भैया मजे आ गए किनके, ब्रिटिशर्स के, उनकी तो जेबें तिजोरियां पूरी भर गई टैक्स से। लेकिन पहाड़ी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी, किनकी वजह से, संथाल की वजह से। पहाड़ी हैड टू गो डीपर इनटू द हिल्स। अब जो पहाड़ी थे वो बिल्कुल ही अंदर चले जा रहे थे। अब पूरा का पूरा समझो कि ये जो एरिया है ना, ये है आपके राजमहल हिल्स। अब इतने एरिया में डिवाइडेड हो गया कि ये आपका संथाल का एरिया है और ये आपका पहाड़ी का एरिया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे जैसे संथाल यहाँ आगे बढ़ते जा रहे थे तो ये जो पहाड़ी थे ये कहाँ चले जा रहे थे, आपकी और ज्यादा अंदर चले जा रहे थे, घने जंगलों। ठीक है, देयर वर मोर बैरन एंड रॉकी अपर एरियाज। अब संथालों को तो पूरी की पूरी कैसी कल्टिवेटेड लैंड मिल रहा था, लेकिन पहाड़ियों को क्या मिल रहा था, बंजर भूमि, उबड़ खाबड़ एरिया मिल रहा था। तो वो अब उसके चक्कर में उनको काफी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फर्टाइल लैंड तो किसके पास था, वो संथालों के पास था, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको बोला जाता था आपका दामिने को, जिसको बोला जाता था आपका दामिने को। ठीक है,
उसके बाद when the forest of the region were cleared for cultivation, the hunter amongst them also faced problems. The hunters among also faced problems. ठीक है, तो जैसे क्या हो रहा था कि जो भी एरिया था फॉरेस्ट का, तो जैसे क्या हो रहा था, कल्टीवेशन के लिए क्लियर हो रहा था, वैसे जो ये लोग थे, पहाड़ी लोग थे, उनको बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. द संथाल गेव अप देयर अर्लियर लाइफ एंड सेटल्ड हियर परमानेंटली. तो संथाल ने क्या किया, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के वो सारे के सारे यही कबीलों में बस गए. अब जब इन्होंने इतने बड़ा लैंड को कल्टीवेशन के लिए रख दिया और वहीं पे सारी चीजें वो करते थे, तो उन्होंने पीछे की अपनी सारी जहां से आए थे वो छोड़ करके वो वहीं बस, ठीक है, वो क्या हो गए, वहीं बस गए. आप इमेज में देख सकते हो कि ये फिर यहीं पे रह गए इसी तरह. इसके बाद आता है आपका कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर देयर मार्केट. अब उन्होंने क्या किया, जो भी वो चीज उगाते थे अब उसकी पैदावार शुरू कर दी, किसमें, व्यापारियों के लिए. उसका ट्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने, मार्केट में डील करने लग गए. और साथ ही साथ डीलिंग विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, मतलब व्यापारियों के साथ साथ वो किससे, साहूकारों से भी उनका लेन देन शुरू हो गया, किसका, संथालों का. उसके बाद द स्टेट वाज कलेक्टिंग हेवी टैक्सेस ऑन द लैंड दैट द संथाल हैड क्लियर. उसके बाद भैया स्टेट तो और ज्यादा लालची हो गया, उसको जब दिखने लग गया आपका कि इनके पास तो बहुत ज्यादा जमीनें हो गई हैं, है ना, जिसपे ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा हैवी टैक्स कर दिया. अब जब इनके पास बहुत ज्यादा हैवी टैक्स हो गया, तब संथाल्स को समझ में आया इनकी पॉलिसी कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, धोखा किया और हमें यूज किया अपने रेवेन्यू के लिए. ठीक है, देन क्या हुआ कि संथाल अंडरस्टूड दैट द लैंड स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स. कैसे, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट इन्होंने लगा दिया था कि संथाल उसको पे ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से संथाल के हाथों से उनकी जमीनें छीनती चली जा रही थी. तो इनको समझ में आया कि इन्होंने हमारे साथ ट्रैप किया है और हमारे साथ गेम खेला है. मनी लेंडर विल चार्जेस देम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. मनी लेंडर्स क्या करते थे, जो साहूकार होते थे, इनको जो पैसा देते थे इंटरेस्ट पे, वो और ज्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि वो तो उससे मिले हुए थे ब्रिटिशर्स से. भाई दोनों के पास पैसा है तो वो किससे, जो गरीब इंसान किसान है उसी को तो लूटेगा ना. तो वो मनी लैंडर्स ज्यादा चार्जेस ले रहे थे, टेकिंग ओवर द लैंड व्हेन डेब्ट रिमेन अनपेड. तो ये जो साहूकार होते थे, जब ये इनको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते थे, तो ये क्या करते थे, उनकी जमीनें उनसे छीन लेते और फिर वो क्या करते थे, जाकर के ब्रिटिशर्स को बेच देते थे. तो ये सारा सिस्टम संथालों को धीरे धीरे समझ में आने लगा. फिर क्या हुआ, बाय 1850 में फिर क्या किया इन्होंने, द संथाल रिबेल्ड 1855 में. 1855 में फिर क्या किया संथालों ने, आपका रिबेल्ड अगेंस्ट जमींदार, मनी लैंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट. 1855 में क्या कर दिया संथालों ने, विद्रोह शुरू कर दिया जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और जितने भी आपके कॉलोनियल अधिकारी थे उनके खिलाफ, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं. विद्रोह ही एक चारा है, जब आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, ठीक है, और आप पर क्या किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, तो आपके पास एक ही चारा बचता है, रिवॉल्ट करने. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया. आफ्टर संथाल रिवॉल्ट 1855 से 56 के बीच दिस संथाल परगना वाज क्रिएटेड. जब इन्होंने क्या सोचा कि भाई देखो ऐसा ना हो कि 1897 वाला विद्रोह शुरू हो जाए, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो 1897 वाला विद्रोह शुरू हो जाए, उससे पहले इन्होंने क्या किया, इनको एक परगना दे दिया, एक जमीन दे दी कि जाओ, ठीक है, आप जाओ, वो जमीन तुम्हारी है, तो उस पर खेती करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे उतना. ठीक है, दे वर गिवन अप 55 स्क्वायर माइल, 5500 स्क्वायर्स का क्या दिया उनको, जमीन दी. कहां पर, भागलपुर एंड द वीरभूम. मेड स्पेशल लॉ, लेकिन उसमें भी क्या करें, स्पेशल लॉज लगा दिए. ठीक है, तो अब तो भैया संथालों को समझ में आ गया था, तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और संथालों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई. आप देख सकते होंगे, ये जो है आपका संथाल का मेन लीडर था कौन, सिद्धू मांझी. ठीक है, ये संथाल रिबेलियन का लीडर था. और ये आप देख सकते हो कि इस तरह से लड़ाई हो रही है, ये लोग ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है द अकाउंट ऑफ बुकानन. द अकाउंट ऑफ बुकानन,
While reading Buchanan's account, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. ठीक है, जब भी हम बुकनन का अकाउंट पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो एक एम्प्लॉय है किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो उसके बारे में ज्यादा अच्छा लिखेगा रेदर देन हमारी बुराइयां ही करेगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, क्या, जब हम वो पढ़ रहे थे क्रॉनिकल्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी क्या हो रहा था, जो उनके दरबारी इतिहासकार थे वो भी क्या करते थे, उनके बारे में, राजा के बारे में लिखते थे, क्या करते थे, राजा के बारे में लिखते थे, तो उनकी प्रशंसा ही करेंगे ना, उनकी बुराई तो करेंगे नहीं। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो गई। ठीक है, कैसे, आपके बुकनन के अकाउंट से ये सारी चीजें हमें पता चलती। फिर आता है he traveled for survey for the company। उसने क्या किया, उसको क्या काम मिला हुआ था, कंपनी की तरफ से सर्वे करने का काम मिला हुआ था राजमहल की पहाड़ियों पर। ठीक है, the cost of the travels were given by the ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका सारा खर्चा कौन उठाती थी, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। he was clearly said about what he had looked for and what he had to record। ठीक है, उसको सीधा सीधा बोला गया था कि आपको ये सारी चीजें देखनी है और उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बंदा बहुत ही क्या था, बारीकी से सारे काम करता था, इसकी जो नजर थी काफी बारीकी से थी। ठीक है, काफी बारीकी से थी। When he arrived at a village with his army seen as an agent of the सरकार, जैसे ही ये एंटर करता था गांव में तो लोग उसको क्या समझते थे, सरकार का एजेंट ही मानते थे। क्या मानते थे, आपका सरकार का एजेंट ही मानते थे। ठीक है, इस वजह से इसको क्या करना पड़ता था, आर्मी के साथ जाना पड़ता था। As the company consolidated its power, it looked for a natural resources it could control and exploit। तो कंपनी क्या चाहती थी, आपकी कंपनी चाहती थी कि ये वहां पर जाकर के क्या देखे, कंपनी की पावर को देखे, पावर को बताए, वहां पे जितने भी वहां के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको जाने समझे और बताए, ताकि हम क्या कर सके, कंपनी का पूरा कंट्रोल वहां के रिसोर्सेज को कर सके, और फिर ये क्या करेंगे, उन रिसोर्सेज को अपने लिए यूज करेंगे, उसको मार्केट में हाई प्राइस पर बेचेंगे। ठीक है, लेकिन ये बंदा भी बहुत ज्यादा तेज था, इसने क्या किया, he searched for minerals and stones that were commercially valuable and he recorded all the signs of iron ore and mica, granite etc। ठीक है, तो इसने क्या किया, सारे के सारे वहां पर देखे, मिनरल्स देखे, क्या क्या वहां पे स्टोन्स हैं, वो सारी चीजें देखी कि किसको हम कमर्शियल में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या वैल्यू है इसकी, वो सारी की सारी चीजें उसने वहां पर देखी और उसको अपने रिकॉर्ड में लिखा। ठीक है, when Buchanan wrote about landscape, okay, when Buchanan wrote about landscape, also described how it could be transformed and made more productive। ठीक है, तो ये क्या करता था, लैंडस्केप के बारे में तो लिखा है इसने कि ठीक है यहाँ पे ये रीजन है, ये जगह पाई जाती है, लेकिन उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी उसने देखी वहां पे और लिखी। ठीक है, व्हाट क्रॉप कुड बी कल्टिवेटेड, हम कौन सा यहाँ पे खेती, मतलब अब ये इसने एरिया देख लिया कि यहाँ पे ये रीजन है, तो अब इस एरिया में ये एरिया कौन सी खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, तो वो भी ये लिखता था। विच ट्री कट डाउन एंड विच ट्री गोज वंस, है ना, विच वन ग्रोज। तो ये भी ये देखता था कि कौन सा यहाँ पे पेड़ उगाना चाहिए, कौन सा काटना चाहिए, किससे हमें फायदा होगा, है ना, तो वो सारी की सारी चीजें भी ये देखता था। He criticized the lifestyle of forest dwellers। लेकिन उसने क्या किया, वहां के जो भी पहाड़ी थे, है ना, राजमहल की हिल्स में जो भी लोग रहते थे उनको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उनके लाइफस्टाइल को देख करके। जो भी, भाई अब जाहिर सी बात है ट्राइबल एरियाज में है तो वो अपनी ट्राइबल ड्रेसेस, ट्राइबल कल्चर को ही फॉलो करेंगे ना, तुम्हारी तरह सूट वूट पहन के तो घूमेंगे नहीं, तो उसने उन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया।
उसके बाद he felt that forest had to be turned into agricultural land. उसने ये बोला कि हम इन पूरी के पूरे फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था जब तक संथाल्स नहीं आए थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ, और रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। फिर आपके डेक्कन प्लेटू में क्या हो गया, रिवॉल्ट शुरू हो गया। कैसे रिवॉल्ट? तीन ही तरह, देखो रिवॉल्ट तभी होगा जब आप उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे या फिर आप उन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर दोगे, ठीक है। कैसे हुआ, when the peasants demands when the peasants demand when the peasant demand did not fulfill, they have only one way to revolt, ठीक है। जब peasants की डिमांड क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई, जब peasants की डिमांड क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, एक ही रास्ता मिला उनको, रिवॉल्ट करने का, ठीक है। Through the 19th century, peasants in various of India rose in revolt against moneylenders and the grain dealers. तो 19th century में क्या किया, peasants ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, जो आपके साहूकार थे उनके खिलाफ, और जितने भी ये आपके अनाज इकट्ठा करने वाले डीलर होते थे उनके खिलाफ इन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर्स इनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, और जो ये ग्रेन डीलर्स होते थे ये भी बहुत ज्यादा ऊंची कीमतों पर इनको ग्रेन्स जो है मतलब सस्ते दामों पर लेते थे इनसे, और ऊंचे दामों पे आगे बेचते थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा जो रिवॉल्ट था वो हुआ आपका, इन सच रिवॉल्ट occurred in 1875 in the Deccan। आप देख सकते हैं इंडिया की इस प्लेटू रीजन ये सारे के सारे दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा, थोड़ा सा वेस्टर्न है आपका, और पूरा का पूरा ये क्या है, डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, ये रिवॉल्ट शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बुक आर बॉन्ड, फिर क्या हुआ, आपके बही खातों को जला दिया गया। आप रिवॉल्ट करोगे तो यही होगा ना। द मूवमेंट बिगिन सुपा अ लार्ज विलेज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ कि जो पूरा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, पुणे में जो सूपा था, कब हुआ यहाँ पे, ऑन 12th मई 1875। कब? 12th मई 1875 में इन लोगों ने क्या किया, सूपा में जाकर के रिवॉल्ट शुरू कर दिया। Many shopkeepers and money lenders lived here, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कौन रहते थे, दुकानदार और क्या साहूकार के घर थे, वो लोग वहां पे रहते थे। Riots from surrounding rural area gathered and attacked the shopkeepers, demanding their बही खाता यानी कि अकाउंट बुक्स एंड डेप्ट बॉन्ड्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे आपने कई मूवीज में देखा होगा ना कि जो साहूकार होता है वो किसानों से अंगूठा लगवा के उनकी जमीनों को रख लेता था, और क्या करता था, उनसे टैक्सेस भी लेता रहता था, हाईएस्ट इंटरेस्ट भी वसूलता रहता था। तो उसी तरह से ये जो मूवमेंट था सूपा में जो है आपका पुणे जिले में 12 मई 1875 को हुआ। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स के घर में अटैक कर दिया, और वहां से सारे के सारे बही खाते, जो आप देखते होंगे ना मूवीज में देखा होगा, रेड रेड कलर की एक बुक होती थी ना, रेड रेड कपड़ों में लपेटे हुए सारा, उसमें हिसाब किताब लिखा रहता था, वो सारे के सारे इन्होंने बॉन्ड बुक्स को वहां से उठाया और अटैक किया, और उसके बाद वो सारे के सारे जला दिए। दे बर्न द खातास, लूटेड ग्रेन शॉप्स एंड इन सम केसेस फायर्ड टू द हाउसेस ऑफ साहूकार। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे बही खातों को जला दिया, अनाज के गोदामों को लूट लिया, और उसके बाद क्या किया, कुछ साहूकारों के घर भी जला दिए, इतने ज्यादा गुस्से में थे। फ्रॉम द रिवॉल्ट स्प्रेड पूना, फ्रॉम पूना द रिवॉल्ट स्प्रेड टू अहमदनगर, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्ट था वो पूना से शुरू होके कहां तक फैल गया, आपके अहमदनगर की एरिया तक फैल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट स्प्रेड ओवर इन एरिया 6500 स्क्वायर किलोमीटर। कहां तक, ये पूरे के पूरे कहां तक फैल गया आपका, 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक पूरा फैल गया।
और इसमें कम से कम मोर देन 30 विलेजेस वर अफेक्टेड। 30 जो गांव थे वो इससे पूरे के पूरे प्रभावित हो गए, क्योंकि साहूकार ने क्या किया, गांव पे रहते थे, ठीक है, फ्लेड द विलेजेस, दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टीज, वो उनकी क्या करते थे, प्रॉपर्टीज को ले लिया, जब्त कर ली। पुलिस पोस्ट वर स्टेबलाइज्ड इन द विलेजेस, पुलिस जितनी भी थी वो सारी गांव में रहती थी। Troops arrested 951 peoples and many convicted, जितने भी अधिकारी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। But it took several months to bring the countryside under the control, लेकिन बहुत समय लग गए, बहुत महीनों लग गए, ये पूरे के पूरे जितने भी दंगे हो रहे थे ना, दक्कन के दंगे, याद आया कुछ, दक्कन में जो रिवॉल्ट हुआ था वो यही था, ठीक है। तो ये जब रिवॉल्ट हुआ था तो इसको कंट्रोल करने में काफी टाइम लग गया था, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके आगे का थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश अप हो जाएगा, ओके। उसके बाद आगे के चैप्टर्स को करेंगे। थैंक यू सो मच।